हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉपिकों को कवर करेंगे जो बेसिकली कहे तो साइकोलॉजी के जाते हैं, बट हर परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके होम साइंस में भी, क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बट एक या दो क्वेश्चन दोनों ही क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एक पर से या दो, क्योंकि जब हमारा स्कोर एक या दो नंबरों से रहता है तो उससे ज़्यादा दर्दनीय स्थिति और कोई हो नहीं सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ये पठार देख ही पा रहे होंगे, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पर सीखने की अवधि दे रखी होती है, यहाँ सीखने की मात्रा है, ये मात्रा को दिखाता है, ये उसकी टाइम पीरियड यानी अवधि को दिखाता है कि कितने समय में क्या सीख रहा है। पठार बनता बेसिकली कहाँ है, जब यहाँ पे देखिए इस तरह से चला, इस तरह हो गया, फिर इस तरह, तो जो इस तरह का सीधी लाइन जहाँ पे बनी वही पठार हो जाता है। यानी ऐसे स्थान जहाँ छत सी बन जाए तो वो क्या हो जाता है, वही पठार कहा जाता है। चलिए तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी हम डिस्कस करते हैं। अधिगम और प्रभाव कारक यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे। यहाँ पे लर्निंग इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान होता है, थकान होती है, स्मरण होता है, विस्मरण होता है, प्रेरणा होती है। ठीक है, लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं, तो 5 होते हैं। यानी ध्यान यानी आपका किसी चीज को लेकर अटेंशन कैसा है। थकान यानी आप जब कोई कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जब आप लर्निंग के फील्ड में हैं, तो आपकी खुद की बॉडी किस तरह की, आपको थकान तो नहीं है। स्मरण शक्ति आपकी खुद की कैसी है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी किसी की स्मरण शक्ति ऐसी होती है कि तुरंत भूल जाते हैं, किसी किसी की ऐसी होती है कि लॉन्ग टाइम तक चीजें याद होती हैं। तभी तो साइकोलॉजी या कहें कि आपका जो शिक्षा शास्त्र वो कहता है चीजों को रिलेट करके सीखिए, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक उसे अपनी मेमोरी में रख सकें। वहीं पे विस्मरण यानी आप चीजों को कितना जल्दी भुला सकते हैं, यानी गलत चीज को हम भुला सकें और राइट चीज को याद रख सकें। ये इसके लिए विस्मरण और स्मरण दोनों ही इंपोर्टेंट फैक्टर हैं। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा, यानी ये हमारा सबसे बड़ा कारक कहेंगे, आता सबसे बाद में है, बट सबसे बड़ा कारक होता है किसी कार्य को कराने के लिए। मोटिवेशन ये दो तरह की हो सकती है, एक आंतरिक भी होती है, एक बाहरी होती है। यानी वातावरण हमें इस तरह का मिले कि हमें उस कार्य करने के लिए मोटिव करता रहे, या फिर हम अंदर से इतने मोटिव हों कि हमें कोई भी बाधा उस कार्य को करने से रोक ना सके। तो ये हो जाता है अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन। और ये क्या है, ध्यान क्या है, अध्यात्म का सबसे आखिरी चरण होता है, जहां आपको अटेंशन यानी ध्यान यानी आपको क्या मिल जाए, वहां पे आपको अगर उनकी तरह कहें महावीर स्वामी की तरह क्या हो, आपको अध्यात्म की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ही उसके इसी में कभी हम उसमें कराएंगे जब उसने क्या दिए हैं, 5 फैक्टर्स दिए हैं और 5 फैक्टरों को बताया है। और सबसे लास्ट वाली जब आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो आप आध्यात्म के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्रभावशाली अधिगम के घटक। अब यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग लर्निंग। तो यहाँ पे बहुमितीय घटक में हो जाता है मल्टीपल, यहाँ पे मल्टी डायमेंशियल की बात करें तो पहला हो जाएगा यहाँ पे, ये हैंडराइटिंग नोट्स है इसलिए बहुत छोटे दिखाई दे रहा है, बट ये आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे रहेंगे। तो आप एक बार वीडियो के बाद भी इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपके में फिट हो जाए। यहाँ पर प्रत्यागात्मक, तो यहाँ पर कहेंगे पार्टिसिपेचुअल, और दूसरा होता है प्रत्यात्मक, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कंसेप्चुअल हो जाता है। अभिव्यक्त्यात्मक, तो यहाँ पे एटीट्यूडियल हो जाता है। संवेगात्मक इमोशनल हो जाता है। अगर मौखिक की कही जाए तो वर्बल हो जाता है। और यहाँ पे ज्ञामक की कहा जाए तो ये मोटर हो जाता है। और दृश्य विजुअल हो जाता है। कौशल अधिग्रहण हो जाता है, किसी चीज को स्किल के थ्रू सीखना। ठीक है, अन्य परिस्थितियां जन्य स्वरूप यानी और भी इसके फैक्टर्स हैं। दूसरा है इसका स्वयं अनुभव यानी सेल्फ एक्सपीरियंस से आप बहुत अच्छा से सीखते हैं। तीसरा इसमें प्रक्रिया यानी किसी प्रोसेस में आकर भी आप सीखते हैं। यहीं पे बात करते हैं प्रभावशाली अधिगम के अवरोधक, यानी कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो आपको प्रभावशाली यानी आपको इफेक्टिव
इफेक्टिव लर्निंग से रोकती हैं। यहीं पे प्रेरणा का अभाव, जब आपके जीवन में कोई दिशा नहीं होती, यानी कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, कोई कहने वाला नहीं होता, तो भी आप मतलब अपना अधिगम नहीं करते। सीखने की परिस्थितियां, यानी आप जब सीख रहे हैं उस समय आपके मतलब पास किस तरह की परिस्थितियां हैं, लर्निंग सिचुएशन निर्भर करती है। उद्देश्यहीनता, जब हमारे पास कोई उद्देश्य या एम्स नहीं होता तब भी हम नहीं सीखते। आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड पासिंग वाला चाहिए, फेल वाला नहीं चाहिए। तो यही तो उद्देश्य है कि आपको क्या चाहिए, आपको वो पास करना है। पास करने से क्या होगा कि आप आगे की तरफ बढ़ सकेंगे, या कहें कि आपको जॉब मिल सकेगी। तो ये उद्देश्य है ना आपके पास। बट जिसके पास उद्देश्य नहीं होता उसका भी अधिगम यानी लर्निंग प्रभावित नहीं होती। शिक्षक की अदूरदर्शिता, यानी कभी कभी शिक्षक यानी जो टीचर होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे कि क्या करना, पड़ेंगे तैसे पढ़ जाएंगे। तो ये भी आपके लिए यानी सीखने वाले के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। परिणाम से परिचय कराना, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें रिक्शा चलाना पड़ेगा या झाड़ू लगा के पहुंचे करके पैसे कमाने पड़ेंगे, ये कैंडिडेट को नहीं पता होता। तो इस तरह से परिणाम से परिचित कराना, यानी कभी कभी हमें परिणाम से परिचित कुछ अलग तरीके से कराया जाता है। जीवन से ना जुड़ना, नॉट यहाँ पे है रिलेटिंग टू लाइफ, यानी आप जीवन यानी वास्तविक दुनिया से नहीं जोड़े जाएं। ठीक है, ये भी आपको अधिगम को अवरोध करता है। भाषा को अधिगम से जोड़ना, ठीक है, भाषा को क्या है, अधिगम से जोड़ना। क्योंकि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि आपको वो भाषा नहीं आती तो आप ये नहीं ले सकेंगे। तो इस तरह से भाषा को अधिगम से जोड़ने की भी वजह से विद्यार्थी बहुत सी शिक्षा से वंचित या फिर सीखने से वंचित रह जाते हैं। सीखने के वक्र की बात करते हैं, कर्व्स ऑफ द लर्निंग। ये काफी इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है इसमें है। इसका अर्थ क्या होता है, हम अपने जीवन के अनेक कई बातें, नए कार्य व नए विषय सीखते हैं, जैसे कार चलाना, अंग्रेजी पढ़ना, चित्र बनाना आदि। हमारे इन सब को सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती, यानी हमने कुछ सीखा उसकी जो गति होगी वो आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती, वह कभी तेज और कभी धीमी होती है। यदि हम अपनी सीखने की गति का ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वर्ग यहाँ पे वक्र रेखा बन जाएगी। जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इस तरह से एक वक्र रेखा बन जाती है कि कभी आप इतना सीखे, कभी इतना सीखे, कभी इतना। तो ये एक क्या है, वक्र रेखा बन जाती है। इसी को सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति अवनति को व्यक्त करता है। ठीक है, ये उन्नति को व्यक्त कर रहा है, ये बता रहा सामान्य रहा, ये बता रहा अवनति रही। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वक्र व सीखने की विशेषताएं, कर्व ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सीखने में उन्नति, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। सीखने के वक्र को मोटे तौर पर 3 भागों या अवस्थाओं में बांटा जाता है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। ठीक है, सीखने की वक्र है उसकी अगर पूछा जाए कि कितने भागों में बांटा जाता है तो आप बताएंगे सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। सीखने की गति अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे सीखने वाले की रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, कार्य का पूर्व ज्ञान, जो कार्य है यानी आपको उसका पूर्व ज्ञान है, यानी कार्य की सरलता या जटिलता, यानी कार्य बहुत इजी था या कठिन था, ये भी सीखने पर निर्भर करता है। सीखने में पठार, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से पठार बनते हैं, प्लेटस बनते हैं इन लर्निंग में। पठार का अर्थ होता है सीखने में वक्र में एक ऐसी अवस्था रहती है जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने की बजाय सीधी चलने लगती है। ना तो ये ऊपर गई ना ये नीचे गई, बट कैसे हो गई, ये ऐसे सीधी चलने लगती है। ग्राफ पेपर पर इस एक से या सपाट स्थान को, ये सपाट हो गया स्थान, इसी को सपाट स्थान को सीखने का पठार कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ रखोगे तो रुक जाएगा ना, तो ये पठार हो गया। रोज ने पठार की परिभाषा दी है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। पूछा जाता है पठार लर्नर की क्या दर्शाता है,
तो बताएंगे कि आप इस तरह से बताएंगे कि पठार, मैं आज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करा दूंगी, पठार क्या नहीं दर्शाता, तो आप बताएंगे कि ये व्यक्त करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो यानी आप आएगा वहां पे ऑप्शन कि जब लर्नर के सीखने की क्रिया में कोई उन्नति पाठ नहीं होता, तब ये उस स्थिति को व्यक्त करता है। या फिर कहें कि सीखने की यहाँ पे उन्नति को नहीं व्यक्त करता, यानी वहां पे कोई भी कार्य सीखा नहीं गया, ना नाउन में ना अप में। ठीक है, यानी फटार ये कि यहाँ सीखा गया इस तरह से, बट इस तरह से हो जाएगा फटार, ये क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। पठार के कारण अगर बात की जाए तो कोर्सेस ऑफ द, यहाँ पे प्लेटस, पठार सीखने की अनुचित विधि अनुचित विधि है। पठार क्या बनता है, जब आप गलत तरीके से कुछ चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, पुरानी आदतों की नई आदतों में संघर्ष है, यानी आपको कुछ पुरानी चीजें पता है और वो आपके नए सीखने की चीजों में संघर्ष यानी अवरोध पैदा कर रही हैं, तब ये दिक्कत होती है। कार्य की जटिलता, यानी आप जिस कार्य को सीख रहे हैं हो सकता है वो कार्य जटिल हो, तब आप नहीं उसे कर पा रहे हैं। देन उसके बाद देखिए, जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना, यानी कार्य जटिल है बट आप क्या कर रहे हैं, केवल एक पक्ष पर ही ध्यान दे रहे हैं, तब भी ये स्थिति पैदा होती है। शारीरिक सीमा, यानी आपकी क्या है, जो शारीरिक सीमा से करने की वो लिमिट हो, अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो, ये भी कारण होता है। हो सकता है आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, ये भी कारण हो सकता है पठार बनने का, तो इसलिए कर दिया जाता है अन्य कारण। पठार का निराकरण, आप इसे दूर कैसे करेंगे, ये देखिए, कार्य सीखने वाले को प्रेरणा देकर, कार्य की सीखने की उचित विधि अपनाकर, कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम करके, यानी थोड़ा कार्य कर लिया फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर उसी कार्य में लगे, क्योंकि लगातार जब आप एक ही तरह का कार्य करते हैं तब भी वहाँ पठार पैदा हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं तो आपका एक बार माइंड ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी, तो वो वहाँ पे पठार की स्थिति दे रहा है। तो सीखे जाने वाले कार्य की उचित वातावरण में व्यवस्था करके, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा टहल के आएंगे फिर पढ़ने बैठेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम देना, फिर सीख जाने कार्य के उचित वातावरण व्यवस्था करना, यानी जो वातावरण है उसमें आप जब सीखने बैठे हो तो आप क्या करें, टेबल कुर्सी पे पढ़ें, तो आप लॉन्ग टाइम पे पढ़ सकते हैं, यानी वातावरण व्यवस्था करना। चलिए स्थानांतर अधिगम, अब यहाँ को देखते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। स्थानांतर अधिगम या प्रशिक्षण, ठीक है, ये वाले जो नोट्स हैं मैंने टाइपिंग मतलब करा रही हूँ, बट ये हैंडराइटिंग नोट्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे, उन्हीं नोट्सों को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट ये आपको जल्द ही टाइपिंग फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो जाएंगे। स्थानांतर अधिगम या प्रशिक्षण, तो इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑफ और ट्रेनिंग भी बोला जाता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं, किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से है। जो आपने सीखी है वो क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से है। इसी में पुट क्या कहते हैं कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को अधिगम स्थानांतर कहते हैं। जो वर्तमान क्रियाएं उन पर पूर्व अनुभव, जो हमारे पहले के अनुभव हैं, जो हमने सीखा गया है, उसके प्रभाव को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, यानी अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, यानी आपको क्या कर रहा है, वो प्रभावित कर रहे हैं पूर्व अनुभव। स्थानांतरण के प्रकार, काइंड ऑफ यहाँ पे है ट्रांसफर, तो इसको देखते हैं। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या है, यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव, यानी पहले का आपका ज्ञान हो या अनुभव हो या प्रशिक्षण हो, वह नए प्रकार के सीखने में सहायता देता हो, जो नया प्रकार है उसके सीखने में सहायता देता है, तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अगर यहीं पर वो सहायता ना देकर बाधा उत्पन्न करता तो आपका कैसा हो जाता, वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाता। तो कैसा हो जाता वो, तो यहीं पर नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाता, याद रखिएगा।
सहायता कर रहा है तो पॉजिटिव हुआ, सहायता नहीं कर रहा है पुराना ज्ञान या पूर्व प्रीवियस नॉलेज, जिसको बोलते प्रीवियस नॉलेज, अगर सहायता करती है तो वो क्या हो गई, सहायता कर रही है तो वो पॉजिटिव हो गई, और सहायता नहीं कर रही तो वो नेगेटिव हो गई। जैसे जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यानी जो व्यक्ति क्या कर रहा है, स्कूटर चलाना जानता है तो उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। चलिए देखते हैं नकारात्मक। ये क्या है, अधिगम स्थानांतरण है। नकारात्मक में क्या होता है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उपस्थित करता है, यानी पूर्व ज्ञान या अनुभव कुछ भी हो सकता है, वो नया सीखने में आपको कठिनाई उपस्थित करता है तो उसे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की यहाँ पे मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने की कठिनाई का अनुभव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोटरसाइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होना क्या हो जाएगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। अब यहीं पर बात करते हैं स्थानांतरण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सिद्धांत है इसके। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। यानी स्थानांतरण के सिद्धांतों की थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर की बात की जाए तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत है, समान तत्वों का सिद्धांत है और सामान्यीकरण का सिद्धांत है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत है। प्रेरणा व सीखना, यानी यहाँ पे बात करते हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो ये क्या है, प्रेरणा या यहाँ प्रेरणा का शाब्दिक यहाँ पे होता है हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। प्रेरणा का शाब्दिक होता है हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस कार्य में हम किसी भी उत्तेजना यानी स्टिमुलस को प्रेरणा कह सकते हैं। मोटिवेशन यानी मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम यानी MOTUM मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव मोटर, और मोशन का अर्थ है यहाँ पे और मोशन। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन क्या है, दो शब्द हैं यहाँ पे, मूव मोटर और दूसरा है मोशन। प्रेरणा के प्रकार की अगर बात की जाए, और ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, मोटम से पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव मोटर और मोशन। ठीक है, आपको मोशन भी मिल सकता है, मूव मोटर भी मिल सकता है। प्रेरणा के प्रकार, काइंड ऑफ मोटिवेशन, सकारात्मक प्रेरणा, इसमें बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। नकारात्मक प्रेरणा, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं करता, किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, इसे बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। यानी इस प्रेरणा को करने की उसकी खुद की इच्छा नहीं होती, बट उसको माहौल दिया जाता है, या कहते हैं ना, उसने उसको चेताया, वो चेत गया, यानी उत्साहित किया और वो उससे लड़ गया, वो होती है नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, यानी गलत तो सही उसे नहीं पता, बट सामने वाले ने उसको मतलब इस तरह का करने के लिए उकसाया, उसने वो कर दिया, तो जीता कौन, सामने वाला। सकारात्मक प्रेरणा, इसमें बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, से करता है, इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं प्रेरणा के स्रोत, सोर्स ऑफ द मोटिवेशन। इसमें आवश्यकताएं यानी नीड होता है पहला, जो प्रेरणा उसके स्रोत में सबसे पहले क्या होती है, आवश्यकताएं यानी नीड होती है, चालक होता है यानी ड्राइव्स होता है, उद्दीपन होता है यानी यहाँ पे इंसेंटिव। ठीक है, उसके बाद प्रेरणा होती है यानी मोटिवेशन होता है। तो इस तरह से ये पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रेरणा के स्रोत।
ठीक है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो आ जाता है आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपन है, प्रेरणा है। इनमें से एक डिफरेंट होगा, यानी खुशी कर देगा या कहेगा कि रिश्ते हैं, तो इस तरह से पूछेगा कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो 4 हैं, याद रखिएगा, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और यहाँ पे प्रेरक। मोटिव्स, नीड्स, ड्राइव और आपका इंसेंटिव्स। तो इस तरह से याद रखेंगे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते हैं। प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। तो यहाँ पे मैस्लो के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, यानी मोटिवेशन 2 प्रकार के, या कहें कि आपको जो प्रेरणा देते हैं वो जन्मजात भी होते हैं और अर्जित भी होते हैं। जैसे आपकी किसी ने क्या कर दिया, आपको किसी ने कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता, तो ये अर्जित हो गया। आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो जान जाए कि आपको आता है। जन्मजात यानी आप किसी इच्छा के साथ पैदा ही हुए हैं, तो वो आपको हमेशा प्रेरित करती रहेगी, मैस्लो के अनुसार। थॉमसन के अनुसार इसको देखते हैं तो ये स्वाभाविक होती है और कृत्रिम भी होती है। ये आपके अंदर भी हो सकती है और बाहरी माहौल के द्वारा आपके अंदर क्रिएट भी करी जा सकती है। गैरेट के अनुसार देखें तो ये जैविक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, सामाजिक होती है। जो गैरेट थे उन्होंने इसको 3 प्रकार की बताया है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, गैरेट के अनुसार क्या है, ये 3 होती हैं प्रेरणा। प्रेरकों के यहाँ पर प्रेरकों का वर्गीकरण तो ये 3 होता है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। यानी आप जो जीव हैं, जिस जीव हैं उससे प्रेरित हो सकते हैं, आप किसी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं, आप सामाजिक रूप से भी प्रेरित हो सकते हैं। प्रेरणा देने वाले घटक, अब प्रेरणा देने वाले घटक कौन कौन से हैं, फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो ये होता ही है उत्तेजना, आकांक्षा और प्रोत्साहन और दंड। ये हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। उत्तेजना, कभी कभी आपने देखा होगा आप उत्तेजना अवस्था में किसी का मर्डर कर देते हैं। आकांक्षा यानी हमें इच्छा है कि हम अपनी क्लास में टॉप करें, तो आपकी आकांक्षा। प्रोत्साहन यानी आपको क्या हो, जो क्लास में फर्स्ट आता है उसको प्राइज मिलता हो, तो ये आपके लिए प्रोत्साहन हो जाएगा। दंड यानी आपको कुछ गलत करते हैं तो आपको तुरंत उसी टाइम तत्काल दंड दिया जाता है, तो आप वो कभी कार्य नहीं करते। इसी के बाद देखते हैं हम स्मृति व विस्मृति, यानी मेमोरी और यहाँ पे रिमेम्बरिंग। तो यहाँ पे स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। स्मृति के अंगों को देखें तो सीखना, धारण और पुनः स्मरण और पहचानना। ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्मृति का फैक्टर या घटक या कहें कि कारक नहीं है। तो आप याद रखेंगे सीखना, धारण और यहाँ पे पुनः स्मरण और पहचान, ये चारों ही इसके घटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अच्छी स्मृति के लक्षण। यहाँ पे मिक्स ऑफ गुड मेमोरी, तो शीघ्र अधिगम है, उत्तम धारण शक्ति है, शीघ्र पुनः स्मरण है, शीघ्र पहचान है, अनावश्यक बातों की विस्मृति है, उपयोगिता है। तो ये क्या हो जाएगी, अच्छी स्मृति के लक्षण। देन देखते हैं स्मृति के नियम, यानी लॉ ऑफ मेमोरी। तो ये क्या हो जाएगी, बी एन झा। स्मृति के नियमों व दशाएं हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो अनुभव है उसके पुनः स्मरण में क्या करती हैं, सहायता देती हैं। झा के अनुसार आदत का नियम होता है इसमें, यहाँ पे निरंतरता का नियम होता है और परस्पर संबंध का भी नियम होता है। जब हम कोई चीज़ किसी से जोड़ लेते हैं तो भी वो हमारी स्मृति में रहती है। और निरंतर की अगर बात करें तो भी ये क्या है, मतलब स्मृति की वजह से है, और आदतें भी हमारी यानी हैबिट्स भी हमारी स्मृति का पार्ट हैं। चलिए देखते हैं विचार साहचर्य का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। तो इसको देखें, 2 या अधिक विचारों को इस प्रकार संबंध की उनमें से एक की याद आने पर दूसरे की स्वयं याद आना। यानी आपको क्या है, विचार साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है कि आपने किसी को याद किया और उसके साथ ही आपको दूसरा भी याद आ जाए, तो ये होता है हमारा विचार साहचर्य का नियम। तो इसी को कहते हैं यहाँ पर 2 या 2 से अधिक विचारों का ये इस प्रकार संबंध के उनमें से एक की याद करने पर दूसरे की स्वयं याद आना।
ठीक है, ये होता है विचार साहचर्य का नियम। विचार साहचर्य के नियम को अगर देखें, लॉ ऑफ एसोसिएशन और यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, तो ये इसमें मुख्य नियम और गौड़ नियम, दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। यानी पहला हो जाता है प्राइमरी नियम, दूसरा हो जाता है सेकेंडरी नियम। प्राइमरी नियम में आ जाता है समीपता, समानता, असमानता, रुचि का नियम। और अगर बात करें गौड़ नियम में, तो इसमें आ जाता है प्राथमिकता, पुनरावृत्ति, नवीनता, स्पष्टता और मनोभाव। ये हो जाता है गौड़ नियम। तो इसलिए ये दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बट आपको यहाँ पे याद रखना है ये मुख्य नियम प्राइमरी लॉस। तो याद रखेंगे, यहाँ पे बस पूछा जाता है समीपता है तो किसकी है, तो विचार साहचर्य यानी एसोसिएशन ऑफ आइडियाज का नियम है। ठीक है, समीपता, समानता, असमानता, रुचि का नियम। यहाँ पे विस्मृति यानी फॉरगेटिंग, यहाँ पे भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यानी भूतकाल की किसी जो अनुभव है उसको वर्तमान चेतना में लाने की जो असफलता है, यानी आप उसे वर्तमान चेतना में नहीं ला पा रहे, आप असफल हो रहे हैं, तो वही क्या पाठ हो जाएगा, वही हमारी विस्मृति हो जाएगी। विस्मृति के प्रकार, काइंड ऑफ द फॉरगेटिंग, तो यहाँ पे देखते हैं सक्रिय विस्मृति यानी एक्टिव फॉरगेटिंग। तो ये कैसी हो जाएगी सक्रिय विस्मृति, तो ये वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयास करता है, इसी को बोल जाते हैं एक्टिव फॉरगेटिंग, यानी वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयास करता है। निष्क्रिय विस्मृति यानी पैसिव फॉरगेटिंग, तो ये कैसी होती है, इस विस्मृति का कारण व्यक्ति स्वयं नहीं होता, वो खुद ही भूल जाता है। ठीक है, वो भूलने का प्रयास नहीं करता, बट उसके माइंड से ये फॉरगेटिंग हो जाती है। जबकि जो फॉरगेटिंग ना हो पाते हैं, उसे वो फॉरगेटिंग करना चाहे, वो हो जाती है सक्रिय विस्मृति, और जो फॉरगेटिंग हो जाती है वो हो जाती है निष्क्रिय विस्मृति। यहीं पर बात करते हैं विस्मृति के कारकों की। तो यहाँ पे केसेस ऑफ द फॉरगेटिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं सैद्धांतिक कारक में देखेंगे तो बाधा, दमन और अनभ्यास। उसके बाद यानी हमारे किसी कार्य में प्रॉब्लम आती है, यानी कभी कभी हम कोई चीज़ दबा देते हैं, दमन कर देते हैं। जैसे आपका मन है अंगूर खाने का, तो आपने मार्केट में अंगूर देखे बट खाए नहीं, तो ये क्या हो गया, आपने अपनी इच्छाओं को दमन कर लिया। उसी तरह से अनभ्यास यानी आपने किसी चीज़ का बार बार अभ्यास नहीं किया तो भी वो आपके लाइफ से चली जाती है। तो ये हो जाते हैं सैद्धांतिक कारक। सामान्य कारक में देखें तो समय का अभाव, रुचि का अभाव और विषय की मात्रा, यानी आपके पास समय नहीं है चीज़ों को रिकॉल करने का, आपको रुचि भी नहीं है उन चीज़ों को रिकॉल करने में, और विषय की जो मात्रा है यानी आपने जो सीखा है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है ये भी डिपेंड करता है, तो विषय की मात्रा। तो इस तरह से सामान्य कारक ये हो जाते हैं, तो भी हमारी चीज़ें फॉरगेटिंग हो जाती हैं। चिंतन तर्क व, तो यहाँ पे आ जाता है थिंकिंग, यहाँ पे रीजनिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, जो किसी समस्या से आरंभ होती है और उसकी खत्म या फिर कहें कि उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन के प्रकार, काइंड ऑफ, यहाँ पे थिंकिंग, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, परसेप्चुअल थिंकिंग, और यहाँ पे प्रत्यात्मक चिंतन यानी कंसेप्चुअल थिंकिंग, कल्पनात्मक चिंतन यानी इमेजिनेटिव थिंकिंग, तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग। तो ये सभी क्या है, चिंतन के प्रकार हैं, काइंड ऑफ थिंकिंग। तो प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक और कल्पनात्मक और तार्किक और तार्किक, तो इस तरह से ये क्या है, चिंतन के प्रकार है। तर्क की बात करते हैं रीजनिंग की, तो तर्क या तार्किक चिंतन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तर्क के सोपानों की बात करें, स्टेप इन रीजनिंग, तो ये समस्या की उपस्थिति, यानी यहाँ पे है समस्या की उपस्थिति है, समस्या की जानकारी है, समस्या समाधान के उपाय हैं, एक उपाय का चुनाव है और उपायों का उपयोग है।
तर्क के प्रकारों की बात की जाएगी तो काइंड ऑफ द रीजनिंग, तो यह आगमन तर्क है और निगमन तर्क है। आगमन तर्क में आगमन विधि खोज और अनुसंधान का विधि है। आगमन विधि क्या है? खोज और अनुसंधान की विधि है। और यहीं पे निगमन तर्क क्या है? तो प्रयोग और यहाँ पे प्रमाण की विधि है। प्रयोग और क्या है? ये प्रमाण की विधि है। समस्या समाधान के लक्षण देखते हैं यहाँ पे। मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो समस्या समाधान का अर्थ क्या होता है? कठिनाई पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी आपके आगे कोई प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉर्ट आउट तो करेंगे, साथ में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। ये होता है समस्या समाधान। ठीक है, कठिनाई पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना। आपने वो समस्या तो सॉर्ट आउट कर दी, साथ में आप अपने एम तक भी पहुंच गए। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे स्किनर के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि आपको पता है स्किनर ने क्या दिया थी? अधिगम थ्योरी दी थी। तो समस्या को समझना, पहले हमारी जो समस्या है पहले हम उसे समझेंगे, फिर जानकारी का संग्रह करना, यानी उससे रिलेटेड हम अपने पास क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे जानकारी का, इंफॉर्मेशन का। फिर देन उसके बाद संभावित समाधानों का निर्माण करेंगे। जो संभावित समाधान होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, उनका हम क्या करेंगे? समाधानों का निर्माण करेंगे। फिर संभावित समाधानों का मूल्यांकन करेंगे। जो हमारे पास संभावित समाधान है उनका हमें क्या करना है? मूल्यांकन करना है। इवैल्यूएशन ऑफ द पॉसिबल यहाँ पे सॉल्यूशन, तो संभावित समाधानों का हम मूल्यांकन करेंगे। अब देखते हैं संभावित समाधानों के परीक्षण में क्या क्या आ जाएगा। तो टेस्टिंग, पॉसिबल सॉल्यूशंस, निष्कर्षों का निर्णय, फिर समाधान का प्रयोग। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाते हैं। अब बात करते हैं ये किसकी थी? ये थे स्किनर की। अब आते थे यहाँ पे स्किनर इस विधि से भी भविष्यवाणी बहुधा गलत होती है और गलतियां हो जाती हैं। यानी आप इन विधियों का भी यूज करके भविष्यवाणियां करते हैं तो बहुधा बहुत बार गलत होती हैं। बहुधा का मतलब ये बहुत बार गलत होती हैं और गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कल्पना, इमेजिनेशन। तो ये कल्पना एक चेतन आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। वो होती है कल्पना। यानी हमने क्या करा? अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करा। इनोवेटिव आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ पुराना देखा और उसमें नया कुछ कर दिया। ठीक है, ये होता है आपका इनोवेशन करना या इनोवेटिव आइडियाज। कल्पना का वर्गीकरण, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको इमेजिनेशन के क्लासिफिकेशनों को देखना है। तो पहला दिया था मैडुगल का वर्गीकरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैडुगल का। तो इसमें कल्पना में देखिए मैडुगल ने क्या दिया? पुनरुत्पादक होता है, उत्पादक होता है, दो होते हैं, जिसमें उत्पादक के भी क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक, क्रिएटिव होता है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, रचनात्मक भी होता है, सृजनात्मक भी होता है। उत्पादक जो प्रोडक्टिव है वो दो टाइप का हो सकता है, रचनात्मक और सृजनात्मक। और कल्पना जो होती है बेसिकली वो दो टाइप्स की होती है, यहाँ पे पुनरुत्पादक और उत्पादक। उत्पादक के भी दो टाइप होते हैं, रचनात्मक, सृजनात्मक। अब बात करते हैं ड्राइवर का वर्गीकरण। ड्राइवर का यानी कल्पना का है, यहाँ पे इमेजिनेशन का। तो ये है पुनरुत्पादक, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव है और यहाँ पे प्रोटेक्टिव है, यानी पुनरुत्पादक है और यहाँ पे उत्पादक है। इसी में अगर बात की जाए उत्पादक में तो दो जाते हैं, यहाँ पे आदनात्मक यानी यहाँ पे रिस्पेक्टिव, और दूसरा हो जाता है सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। इसी में अगर हम बात करें तो सृजनात्मक में दो हो जाते हैं, कार्य साधक यानी प्रोग्रामेटिक, और यहाँ पे सौंदर्यात्मक यानी यहाँ पे एस्थेटिक्स। अब इसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी दो हो जाते हैं, कार्य साधक के दो हो जाएंगे, विचारात्मक, क्रियात्मक। वहीं सौंदर्यात्मक के दो हो जाते हैं, कल्पनात्मक और यहाँ पे मन तरंग। अब बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यहाँ पे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है निदान, जिसका शाब्दिक अर्थ है मूल कारण अथवा रोग निर्णय। यानी जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? मूल
कारण पता होना चाहिए या फिर आपको रोग का निर्णय लेना चाहिए। हिंदी रूपांतरण है इसका, याद रखेंगे निदान। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार यहाँ पे निदान किया जाता है। यहाँ पे निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य, तो यहाँ पे देखते हैं एम्स ऑफ द, यहाँ पे क्या है, डायग्नोसिस थ्योरी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका, तो यह हो जाती है स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, जो आपकी स्वाभाविक हैं, जन्मजात हैं, ऐसी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाइयों से अवगत होना, जो छात्र की पाठ्य विषय हैं उनसे संबंधित जो विशिष्ट कठिनाई है उनसे भी अवगत होना। तीसरा क्या है, तो निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र आ जाएंगे कि क्या क्या क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे फील्ड ऑफ द डायग्नोसिस टीचिंग, निदान निम्न विषयों तक सीमित है। वाचन, लेखन, उच्चारण, व्याकरण और अंकगणित, इन्हीं विषयों तक निदान क्या है, सीमित है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। वो और जो दोनों की लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें भी जाके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दोनों जनरेट कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। छात्र की अधिगम संबंधी कुछ कठिनाइयां ऐसी होती हैं जिनको शिक्षक साधारण अवलोकन या निरीक्षण से ज्ञात नहीं कर सकता। उसे इस कार्य में सहायता देते हैं। ये कैसे होते हैं, तो प्रमापीकृत निदानात्मक परीक्षण। कौन देते हैं सहायता, तो प्रमापीकृत निदानात्मक परीक्षण सहायता देते हैं। ठीक है, योकम व सिम्पसन निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शारीरिक मनोवैज्ञानिकों जो निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों से मुक्त करके उनके ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का यहाँ पे उद्योग करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के विषय क्षेत्र लेखन, उच्चारण, भाषा और अंकगणित है। ठीक है, यह पूछा जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो लेखन है, यानी उसकी राइटिंग में सुधार करना हो, उसके शब्दों के उच्चारण में सुधार करना हो, उसकी भाषा में सुधार करना हो, या फिर उसके अंकगणित में सुधार करना हो, तब हम क्या कहते हैं उसको निदानात्मक, या फिर कहें कि उपचारात्मक, या फिर कहें कि यहाँ पे क्या देते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं या फिर रिमेडियल टीचिंग देते हैं। अब बात करते हैं बुद्धि की यानी इंटेलिजेंस की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटेलिजेंस की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। क्या है, मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है कि बुद्धि क्या है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। ठीक है, बुद्धि के प्रकार को देखें, काइंड ऑफ द इंटेलिजेंसी, तो इसको क्या हो जाएगा, गैरेट को देखें तो ये क्या हो जाएगा, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि में मूर्त बुद्धि हो जाएगी, अमूर्त बुद्धि हो जाएगी और सामाजिक बुद्धि हो जाएगी। गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि दी है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और यहीं पे देखते हैं थॉर्नडाइक की, तो अमूर्त बुद्धि, फिर सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। बस पूछा जाता है गैरेट ने किस प्रकार की बुद्धि दी है, 3 प्रकार की। कौन सी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। वहीं पे थॉर्नडाइक की अगर बात की जाए तो उसने कितनी दी है, 3 प्रकार की, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक और इसकी सामाजिक दोनों की सेम है, काट दीजिए। इसकी और इसकी अमूर्त बुद्धि दोनों की सेम है, काट दीजिए। तो गैरेट और थॉर्नडाइक ने लगभग समान दिए, बट अंतर कहाँ पे, उसके गैरेट ने क्या दिया, मूर्त बुद्धि दी है, और थॉर्नडाइक ने यहीं पर जहाँ उसने मूर्त कॉन्सेप्ट दिया वहीं पर उसने यांत्रिक बोल दिया है कि बुद्धि क्या है, यंत्रों से चलती है, यांत्रिक बुद्धि है। उसने कहा है कि मूर्त है, यानी हमें मिलती है बुद्धि।
बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द इंटेलिजेंसी। तो इसका देखते हैं, एक खंड का सिद्धांत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा करूँ उसे जरूर एक बार ध्यान से देख लिया करिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बिने, टर्मन और स्टर्न है। एक खंड का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो आप बताएंगे बिने, टर्मन और स्टर्न ने। इन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। जो बुद्धि है उसको एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना। उनका मत है कि व्यक्ति का विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं और ये फिर क्या करती हैं? योग्यताओं की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य सिद्ध कर दिया गया है। जो योग्यताएं हैं वो योग्यताओं की विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा यह मत असत्य सिद्ध कर दिया गया। दो खंड सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक इस यहाँ पे स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य और विशिष्ट। दूसरे शब्दों में बुद्धि के दो यहाँ पे दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो बुद्धि के दो खंड या तत्व होते हैं, सामान्य योग्यता और सामान्य तत्व, जिसको सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व कहते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट तत्व, यानी सामान्य बुद्धि जो जी फैक्टर कहलाती है और विशिष्ट बुद्धि यानी स्पेशल वो एस फैक्टर कहलाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। किसने दिए हैं? तो ये स्पीयरमैन ने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना है। देखिए यहाँ पे जनरल एबिलिटी यानी जी फैक्टर, इसने क्या कहा है कि स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना है। सामान्य योग्यता तो सब व्यक्तियों में कम या अधिक होती है, मिलती है, लेकिन मुख्य विशेषताएं मुख्य विशेषताएं यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है, यह उसमें सदैव एक सी रहती है और यह उसके सब मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? भिन्न होती है। यह भाषण, विज्ञान और दूरदर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करती है। विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व यानी स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ एस फैक्टर। तो एस फैक्टर क्या करता है? तो ये क्या करता है? इन योग्यताओं का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है, जिन इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। यह योग्यताएं अर्जित की जाती हैं, जा सकती हैं। योग्यताएं अनेक बार एक दूसरे के ये योग्यताएं क्या करती हैं? योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से होता है। ये योग्यताएं विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होती हैं। जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। यह योग्यता भाषा, दर्शन, विज्ञान आदि में विशेष सफलता प्रदान करती हैं। स्पीयरमैन की अगर बात की जाए तो इस स्पीयरमैन के सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिक यहाँ पे स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण बताते हैं कि मन ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्पीयरमैन जिसे सामान्य योग्यता कहता है उसे अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। आप देखते हैं 3 खंड सिद्धांत, अब हमने देखे थे 2 खंड जी और एस फैक्टर। अब हम देखते हैं 3 खंड सिद्धांत जिसके 3 फैक्टर होते हैं। यह सिद्धांत स्पीयरमैन के नाम से संबंधित है, जो 2 खंड का सिद्धांत प्रतिपादन करने के बाद उसने बुद्धि के एक खंड और बताया। उसने इसका नाम सामूहिक खंड या तत्व रखा, यानी ग्रुप फैक्टर रखा। उसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया है जो सामान्य योग्यताओं से
ठीक है। जो सामान्य योग्यताओं से क्या होती हैं वो यहाँ पे श्रेष्ठ या विशिष्ट योग्यताओं से भिन्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान ग्रहण करती हैं। तो बात करते हैं स्पीयरमैन का यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, नहीं बन सकता है। इसका कारण बताते हुए क्रोकरो ने लिखा कि यह सिद्धांत व्यक्ति की योग्यता और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार नहीं करता। अभी हम यहीं पे थे, ठीक है। यानी 3 खंड सिद्धांत की बात हो गई, यानी सामूहिक खंड या तत्व माना है। उसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया है जो सामान्य योग्यताओं से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान ग्रहण करती है। यानी इधर हो गया आपका जनरल फैक्टर, इधर हो गया स्पेसिफिक। इन ना तो वो जनरल में आने लायक है ना वो विशिष्ट में जाने लायक, तो उन्होंने बीच में रख दिया। इनको उन्होंने सामूहिक या फिर यहाँ पे ग्रुप फैक्टर कहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत क्या हो गया, कैसे हो गया, तो GGS यानी यहाँ पे हो गया जनरल, फिर हो गया ग्रुप, फिर हो गया S यानी स्पेसिफिक फैक्टर। अब इसी सिद्धांत को लेकर स्पीयरमैन ने क्या कहा, 3 खंड या 3 फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन का यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं बन सका स्पीयरमैन का। इसका कारण बताते हुए क्रोकरो ने क्या लिखा स्पीयरमैन के लिए, यह सिद्धांत व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके, ना तो पर्यावरण के और ना ही व्यक्ति की योग्यता के उसके प्रभावों को स्वीकार ना करके बुद्धि को वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर फल देता है। यानी ये कहता है कि जो बुद्धि है वो आपको वंशानुक्रम से प्राप्त हुई है, उसमें वातावरण का या आपकी योग्यता का कोई प्रभाव नहीं है, ये मानते हैं कौन, स्पीयरमैन। इसलिए इसने क्रोकरो ने इनकी इस वाले बुद्धि खंडन का खंडन कर दिया है। अब आते हैं वह खंड का सिद्धांत यानी यहाँ पे है मल्टी फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत पर आगे कार्य करके कैरी और थर्सन ने किसके, स्पीयरमैन ने 3 खंड बुद्धि सिद्धांत दे दिया, फिर उस पर आगे किसने कार्य किया, तो कैरी ने, और दूसरा यहाँ पे थर्सन ने। मनोवैज्ञानिकों ने बहुखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब कैली ने क्या क्या करा, तो कैली के अनुसार बुद्धि के खंड, तो कैली ने अपनी पुस्तक यहाँ पर क्रोसराइड इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि के 9 खंडों या योग्यताओं का समूह बताया है। पहला होता है रुचि, फिर होता है यहाँ पे मोटर एबिलिटी, फिर सोशल, फिर न्यूमेरिकल, यहाँ पे वर्बल, फिजिकल और यहाँ पे म्यूजिकल, और यहाँ पे होता है मशीनिकल, और यहाँ पे हो जाता है एबिलिटी ऑफ द यहाँ पे डायल विद यहाँ पे यानी स्थान संबंधी विचार योग्यता। तो किसने दी है 9, तो आप बताएंगे कैरी ने दी है। चलिए आगे चलते हैं। थर्सन के अनुसार बुद्धि के खंड, जो थर्सन है उसने बुद्धि के कौन कौन से खंड दिए उससे चलते हैं। थर्सन ने अपनी बुद्धि यानी यहाँ पे बातें हैं परमामेंट्री मेंटल एबिलिटी में बुद्धि के 13 खंड या तत्व बताए हैं। थर्सन ने 13 मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है, जिनमें से निम्न 9 को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो निम्न 9 में कौन कौन से हैं, पहला हो जाता हमारा स्मरण शक्ति यानी मेमोरी, दूसरा हो जाता है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरा हो जाता है सांख्यिकी योग्यता, फिर शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, निगनात्मक योग्यता, आज्ञात्मक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का समर्थन नहीं किया जाता है, यानी बुद्धि के जो बहुखंड सिद्धांत है उसका कोई भी समर्थन नहीं किया जाता। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि बुद्धि का विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में विभाजन सर्वथा अनुचित है। क्यों, यहाँ पे देखते हैं क्रोकरो ने इन तत्वों यानी योग्यताओं को जटिल मानसिक क्रिया की पृथक इकाई नहीं समझाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा क्रोकरो ने कि इन तत्वों को या योग्यताओं को जटिल मानसिक क्रियाओं की पृथक इकाइयों
इकाइयाँ नहीं समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा आपका ये चैप्टर मतलब इंटेलिजेंस वाला एक है कि आपका टाइप ये वाला थोड़ा लेंथी हो रहा है, ठीक है, बुद्धि वाला। तो उससे अब हम ब्रीफ में करने की कोशिश करेंगे। मात्रा सिद्धांत यानी क्वांटिटी थ्योरी। थॉर्नडाइक है, इसके जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक का मत है कि मस्तिष्क का गुण स्नायु तंत्रिकाओं की मात्रा पर निर्भर करता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को उद्दीपक प्रतिक्रिया के आधार पर सिद्ध किया है। थॉर्नडाइक का मत है कि जिन जिन अनुभवों का उद्दीपक प्रतिक्रियाओं से संबंध स्थापित हो जाता है वे भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान अधिक सरल बना देती हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कुछ कटु आलोचनाएं की गई हैं। थॉर्नडाइक यह सिद्धांत मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध पर बहुत अधिक बल देता है। क्रोकुनो ने यह सिद्धांत मस्तिष्क और संपूर्ण रचना के लचीलेपन को कोई स्थान नहीं देता है। चलिए यहीं पे बात करते हैं। वर्ग घटक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जी थॉमसन है। वर्ग घटक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जी थॉमसन है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक सिलियर्ड वर्ट या बर्मन है। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे क्रमिक महत्व का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक सिल्वर वर्ट तथा बर्मन है। ठीक है, मानसिक योग्यता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सामान्य, सामान्य टू, यहाँ पे स्मरण और विशेष, इस तरह से 4 हो जाती हैं। सामान्य की हम जाते हैं सामान्य 2 पर, तो ये क्रियात्मक होती है। तो क्रियात्मक में कैसी हो जाएगी? शाब्दिक हो जाएगी, आंतरिक में संज्ञात्मक हो जाएगी, शारीरिक में शैक्षिक हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाता है? मानसिक योग्यताएं यहाँ पर बट जाती हैं। इसमें यहाँ पे है स्मरण, चिंतन, तर्क, कल्पना, और फिर देन लास्ट में क्या है? ये हो जाता है विशेष मानसिक योग्यता। तो आज के सेशन में हमने कौन कौन पॉइंटों को देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगा। आज के वीडियो में भी टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की लिंक डाल दूंगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और व्हाट्सएप का जो ग्रुप रहेगा वो चैनल के नाम से ही रखेंगे, अगर हमें मॉडिफाई करना पड़ा तो कर देंगे। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम दोनों पे अवेलेबल रहेगा। दोनों की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो तब तक के लिए क्या करना है? आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार सिलेबस को कवर करते रहिए। आने वाले टाइम में हम सिलेबस और आपका मॉक टेस्ट यानी आपकी प्रैक्टिस साथ साथ कराएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और उनसे बेहतर और अलग हो सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।